बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप स्टैटिस्टिक्स एकेडमी देख रहे हैं। मुझे ट्यूटर रखे थे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का आज हमारा पहला लेक्चर होगा। इस लेक्चर के अंदर हम अर्थमेटिक मीन या एवरेज पे बात करने वाले होंगे। हम देखेंगे कि अर्थमेटिक मीन से क्या मुराद है और अर्थमेटिक मीन को किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, रा डेटा के लिए किस तरह कैलकुलेट किया जाता है और उसके बाद ग्रुप डेटा के लिए किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। ग्रुप डेटा के अंदर हमारा जो डिस्क्रीट डेटा होता है यानी डिस्क्रीट ग्रुप डेटा होता है, उसके अंदर किस तरह उसमें से अर्थमेटिक मीन किस तरह कैलकुलेट किया जाता है और उसके बाद हमारा जो कंटिन्यूअस डेटा होता है उसमें से अर्थमेटिक मीन किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पे आज के लेक्चर में हम बेसिकली बात करेंगे। सबसे पहले नंबर पे हम बात करेंगे कि व्हाट इज एन अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन से क्या मुराद है, अर्थमेटिक मीन के क्या काम है डेटा के अंदर। उसके अंदर हम बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, बेसिक फार्मूले देखेंगे, सिंबल देखेंगे कि किस तरह से हम अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि अनग्रुप डेटा के लिए हम अर्थमेटिक मीन को किस तरह कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद अनग्रुप के बाद हमारा जो ग्रुप डेटा है वो दो तरह का है। एक हमारे पास से डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट डेटा के लिए अर्थमेटिक मीन कैसा कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हमारा कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस डेटा के लिए हम अर्थमेटिक मीन किस तरह कैलकुलेट करते हैं। और उसके बाद इन सब के जो एडवांस न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारा अर्थमेटिक मीन क्या है। अर्थमेटिक मीन इसको हम यहाँ पे ए और एम से एब्रीविएट करते हैं अर्थमेटिक मीन। अब अर्थमेटिक मीन को हम आमतौर पर ज़िंदगी में जब हम प्रोफेशनल लाइफ में काम करते हैं या आमतौर पर हम इसको अर्थमेटिक मीन से नहीं बल्कि एवरेज के नाम से हम आमतौर पर हम जानते हैं। हम आमतौर पर कहते हैं कि एवरेज टेम्परेचर ऑफ एवरेज टेम्परेचर इन कोयटा, यानी कोयटा का एवरेज टेम्परेचर क्या है। या हम कहते हैं कि एक फ्लैश लाइट है, एक बल्ब है, उसकी एवरेज लाइफ लाइफ क्या है। तो हम आमतौर पर एवरेज का इस्तेमाल करते हैं। या किसी प्लेयर के लिए हम कहते हैं कि इसकी बैटिंग एवरेज क्या है। तो इन सब एग्जांपल्स में हमारा जो मुराद होता है या जो हमारा मतलब होता है वो अर्थमेटिक मीन ही होता है, अर्थमेटिक मीन ही होता है। अब अर्थमेटिक मीन क्या है? अर्थमेटिक मीन किसी भी डेटा के अंदर, अब अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर की तो टेम्परेचर की भी डिले हमारे पास डेटा होती है। अब अगर हम बात करेंगे फ्लैश लाइट की, इसकी भी हमारे पास डेटा होती है, एक की, दो की, तीन की। उस तरह अगर हम बात करेंगे किसी प्लेयर की, उसकी भी हमारे पास डेटा होती है। अब किसी भी डेटा में एक सिंगल वैल्यू, अब किसी भी डेटा में एक सिंगल वैल्यू जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करे, उस सिंगल वैल्यू को हम क्या कहते हैं? अर्थमेटिक मीन। सो अर्थमेटिक मीन इज अ सिंगल वैल्यू। अर्थमेटिक मीन एक सिंगल वैल्यू के तौर पर रिप्रेजेंट द होल डेटा, हमारे पूरे डेटा को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। यानी पूरे डेटा की जगह पे हम सिर्फ अर्थमेटिक मीन को फिर इस्तेमाल करते हैं उस डेटा को बयान करने के लिए यानी एक्सप्रेस करने के लिए। अब हर डेटा के अंदर एक अर्थमेटिक मीन होता है, यानी अर्थमेटिक मीन डेटा के अंदर यूनिक होता है। एक डेटा में से हम सिर्फ एक अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। एक डेटा के अंदर हम दो तीन चार मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते। एक यूनिक अर्थमेटिक मीन हर डेटा के अंदर होता है। अब ये तो हमारे पास अर्थमेटिक मीन हो गया। अब आमतौर पर हमारी यही एग्जांपल्स है एवरेज टेम्परेचर इन कोयटा, यानी कोयटा के अंदर जो एवरेज टेम्परेचर कितना है। अब अगर किसी को बताओगे कि टेम्परेचर कोयटा का, अब इस तरह तो नहीं बताओगे फॉर एग्जांपल कि अगर आप अ, बताए 41 42 उसके बाद 40 उसके बाद 38, इस तरह तो नहीं बता सकते। अब इनका आप एवरेज निकालेंगे, फिर जो एवरेज बनेगा फॉर एग्जाम्पल 41 बना तो आप कहेंगे कि कोयटा का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 41 है। तो इस तरह, और उसके बाद फ्लैश लाइट की भी जो लाइफ है। और आमतौर पर अगर हम कहते हैं कि किसी प्लेयर की का बैटिंग कैसा है, यानी उसके स्कोर कितने हैं, तो अगर आपने अगर उस प्लेयर ने 100 मैचेस खेले तो आप 100 मैचेस का स्कोर तो नहीं बता सकते कि पहले में ये, दूसरे में ये, तीसरे में। आप क्या करेंगे, उसका सिर्फ एवरेज बताएंगे कि उसका फॉर एग्जांपल एवरेज 40 है या 41 है, उसका एवरेज है। अब ये जो 41 है उस प्लेयर का जो सारे स्कोर होंगे वो स्कोर उन स्कोर को रिप्रेजेंट करेगा। ये हमारे पास हो गया अर्थमेटिक मीन। अब अर्थमेटिक मीन को किस तरह कैलकुलेट करते हैं ये देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास सवाल है हाउ टू कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन को किसी भी डेटा में से कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो अर्थमेटिक मीन के लिए हम क्या करते हैं,
सबसे पहले जो हमारे पास डेटा होती है, जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं, उन ऑब्जर्वेशंस को हम आपस में जमा करते हैं, सारे ऑब्जर्वेशंस को एक दूसरे के साथ जमा करते हैं। उसके बाद जो मजमुआ हमारा आ जाता है, उसको हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कहते हैं। उस सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस को हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे, जितने हमारे ऑब्जर्वेशन है उस पर डिवाइड करते हैं। या फिर डिफिनेशन में हम कहते हैं, यानी कैलकुलेशन में, इट यानी अर्थमेटिक मीन इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग। अगर हम डिवाइड करें द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी ऑब्जर्वेशंस की सम, ऑब्जर्वेशंस अपने सबसे पहले जमा किए होंगे, बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जितनी ऑब्जर्वेशंस की तादाद होगी उस पर अगर हम डिवाइड करें, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस और उसके बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमारे पास अगर हम कुछ ऑब्जर्वेशंस दें, फॉर एग्जांपल 10, फिर उसके बाद 12, फिर 14, उसके बाद 16, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वेशंस है। कितने ऑब्जर्वेशंस है? 4 हमारे पास ऑब्जर्वेशंस है, 1 2 3 4। तो अगर हम सब ऑब्जर्वेशंस को जमा करें, ऑब्जर्वेशन को किस तरह जमा करें? सादा से जमा करें, यानी 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16, ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया। अब उसको हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पर, 1 2 3 4, 4 डिवाइड करते, इस तरह हमें अर्थमेटिक मीन हासिल होगा। अब इस तरह से अर्थमेटिक मीन का जो जनरल फार्मूला है वो किस तरह में हासिल होगा, वो हम इस तरह हासिल कर सकते हैं। अगर हम इसको दोबारा अरेंज करें, अब ऑब्जर्वेशंस को अगर हम डिनोट करें x1 x2 x3 से, x1 पहला ऑब्जर्वेशन है जो यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10 था, x2 दूसरा ऑब्जर्वेशन है फॉर एग्जांपल x3 तीसरा, x4 चौथा, और उसके बाद xn तक। या फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 10 12 लिए ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 हमारा वो है। हमारा ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी 1 2 3 4 यहाँ पे n तक इनकी जो नंबर है, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो उसका जो फार्मूला है, हम इसको ऐसा करेंगे कि x1 प्लस x2 प्लस x3, इस तरह प्लस x4, उसके बाद आगे तक ये प्लस होते जाएंगे xn तक जितने भी होंगे। उसके बाद हम इसको डिवाइड करेंगे जितनी भी हमारा n है, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पर। अब ये जो समेशन है, यहाँ पे इसको स्टेटिस्टिक्स की जुबान में हम इस तरह लिखते हैं कि समेशन, समेशन का यह निशान लगाएंगे, इसका मतलब होता है ये हम सम करेंगे x, यहाँ पे देखिए 1 है 2 है 3 है 4 है, इसको हम i से डिनोट करते हैं। i का मतलब होता है 1 2 3 4 और आगे तक डिवाइडेड बाय n। तो ये हमारे पास एक फार्मूला जनरेट हो गया, इस फार्मूले को हम कहते हैं मीन का फार्मूला। ये हमारे पास मीन का फार्मूला हो गया। अब मीन को किस सिंबल से डिनोट किया जाता है? मीन हमारे पास दो मीन्स होते हैं, एक हमारे पास पॉपुलेशन मीन होता है, पॉपुलेशन मीन। पॉपुलेशन मीन वो मीन होता है अगर हम किसी भी जगह के मीन मालूम करते हैं, उसके बारे में सारा डेटा अगर हम उठा ले, सारे पॉपुलेशन का डेटा हमारा उठा ले, तो हम पॉपुलेशन मीन मालूम करते हैं। ये कम छोटे डेटा के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको म्यू से डिनोट किया जाता है, म्यू, ग्रीक जो लेटर है म्यू से हम इसको डिनोट करते हैं। उसके बाद हमारा जो सैंपल मीन है, आमतौर पर हम सैंपल मीन का ही इस्तेमाल करते हैं, यानी पूरे डेटा को कंसिडर नहीं कर सकते, हम उस डेटा में से कुछ नंबर्स उठाते, उनका एवरेज निकालते या मीन निकालते। इसको हम आमतौर पर एक्स बार से डिनोट किया जाता है, एक्स के ऊपर बार, एक्स के ऊपर ऐसा बार का निशान लगाते हैं। तो मीन, पॉपुलेशन मीन म्यू से डिनोट होता है, और उसके बाद जो हमारा सैंपल मीन है वो एक्स बार से। यहाँ पे हमारे पास 2 3 4 वैल्यूज है, इसको हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। सैंपल है, अगर ये पूरा पॉपुलेशन है तो हम इसको म्यू से डिनोट करते हैं। ये हमारे पास है मीन का फार्मूला, यानी समेशन एक्स आई, जितने हमारा हमारे पास ऑब्जर्वेशन होंगे एक्स के, कभी 10 12 15 16, उसको सबको जमा करेंगे, जो हमारी तादाद बनेगी 1 2 3 4 5 6, इसी तरह उस तादाद पे हम डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास हो गया मीन का जनरल फार्मूला। उसके लिए हम मीन दो दो किस्म के डेटा से हम मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। एक हमारे पास अनग्रुप डेटा होता है, यानी उसको रा डेटा भी कहते हैं। रा डेटा वो डेटा होता है जो अरेंज नहीं होता, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई थी, या जिसके जो टेबल्स की फॉर्म में ना हो, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में ना हो, या उसको अनग्रुप डेटा भी कहते हैं। जिस तरह हमारे पास कोई भी डेटा है, अगर उसकी टेबुलेशन नहीं हुई है, 10 है, 15 है, 16 है, 17 है, 20 है,
इस तरह हमारे पास बहुत सारे ऑब्जर्वेशन होंगे जो टेबल के फॉर्म में नहीं होंगे, फ्रिक्वेंसी के फॉर्म में नहीं होंगे। टेबल के फॉर्म में ये अगर टेबल बना ले, लेकिन फ्रिक्वेंसी के फॉर्म में नहीं होंगे। इस तरह डेटा को रॉ डेटा कहते हैं। इस तरह का जो मीन है वो हम इस तरीके से मालूम करेंगे कि एक्स बार इज इक्वल टू, अगर वो सिंपल मीन है, समीशन ये सिग्मा समीशन एक्स आई। एक्स तो ऑब्जर्वेशन है, यानी पहला ऑब्जर्वेशन x1 है, दूसरा x2 है। आई का मतलब होता है एक से लेकर ऑब्जर्वेशन n तक। आई मतलब एक, कभी दो, कभी तीन, कभी आगे जाके, डिवाइडेड बाय n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस तरीके से हमें मीन मालूम होगा किसी भी डेटा का। अगर हम पूरे पॉपुलेशन से मालूम करेंगे तो इसी को फिर हम म्यू से डिनोट करेंगे, उसको भी समीशन एक्स आई करेंगे डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। यानी वहाँ पे जो पूरा पॉपुलेशन का जो नंबर है या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ये हमारे पास मीन हो गया। इस तरीके से हम मीन कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद अगर हमारा डेटा ग्रुप्ड है, ग्रुप डेटा का मतलब होता है अगर डेटा की फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। अगर हम यहाँ पे नीचे देख ले, हमारे पास एक एग्जांपल है, ये भी हमारे पास एक एग्जांपल है ग्रुप डेटा का। इसकी भी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, फ्रिक्वेंसी है 8, 10, 20 और 15, 7, ये फ्रिक्वेंसी है। उसके अलावा ये असल में हमारा ग्रुप डेटा है, जिसमें हमारे पास क्या है, एक तरफ क्लासेस है, दूसरी तरफ हमारे फ्रिक्वेंसी है। इसको कंटिन्यूअस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ये हमारे पास ग्रुप डेटा है। अब इस ग्रुप डेटा के अंदर क्या है, इस ग्रुप डेटा के अंदर हर ऑब्जर्वेशन नहीं है। एक क्लास है, उस क्लास के अंदर उसकी ऑब्जर्वेशन है 6, यानी फ्रिक्वेंसी 6 है। अब 20 से लेकर 29 तक जो क्लास है, शायद एक नंबर ऐसा हो जो 20 हो, दूसरा ऐसा हो 21 हो, तीसरा 24 हो, 29 हो। ये तो 1 2 3 4 हो गया, या फिर 6 है, 28 भी हो सकता है, 27 भी हो सकते हैं। अब ये सारे ऑब्जर्वेशन शायद इस क्लास के अंदर हो, लेकिन यहाँ पे इन ऑब्जर्वेशन को नहीं लिखा, सिर्फ हमने क्या लिखा है, उसकी फ्रिक्वेंसी लिखी है। इस तरह से मीन हम फिर किस तरह मालूम करेंगे, इसको भी देखेंगे। इस तरह मीन मालूम करने के लिए, यानी ग्रुप डेटा का मीन मालूम करने के लिए, हमने सबसे पहला काम ये करना होता है कि जो हमारे क्लासेस होते हैं उन क्लासेस की मिड पॉइंट मालूम करनी होती है या मिड वैल्यू मालूम करनी होती है। उस मिड पॉइंट को या क्लास मार्क, जो मिड पॉइंट है उसको हम एक्स से डिनोट करते हैं, x1 x2 x3। उस तरह फिर हमें मीन हासिल होगा। फॉर एग्जाम्पल हम क्लासेस बनाते हैं, पिछले एग्जाम्पल के यहाँ पे क्लास बनाते हैं 20 से लेकर 29 तक। दूसरी क्लास हमारे पास है 30 से लेकर 39 तक। तीसरी क्लास हमारे पास 40 से लेकर 39 तक। तीसरी क्लास हमारे पास है 40 से लेकर 50 तक। ये हमारे पास क्लासेस है। हम यहाँ पे क्लास मार्क या मिड पॉइंट मालूम करते हैं। इस डेटा का मिड पॉइंट, इसको हम एक्स से डिनोट करते हैं, एक्स से डिनोट करते हैं। वहाँ पे ग्रुप रा डेटा में हमारा एक्स जो ऑब्जर्वेशन थे, यहाँ पे भी हम इसको ऑब्जर्वेशन कंसिडर करेंगे। मिड पॉइंट किस तरह मालूम होता है, मिड पॉइंट इन दोनों के बीच में होता है, या अगर हम इन दोनों का आपस में जमा करें फिर बीच यानी दरमियान में दो हिस्सों में तकसीम करें तो हमें मिड पॉइंट हासिल होगा। अब अगर हम इन दोनों को आपस में जमा करते हैं 20 और 29 को, ये हमारे पास हो जाएगा 49। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं करें टू के ऊपर, हमें मिड पॉइंट हासिल होगा। 49 को अगर हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो 24.5, 24.5 हमारे इस क्लास का मिड पॉइंट है। यानी इस क्लास के बीच पे हमें अज्यूम करते हैं कि सारे वैल्यू यहाँ पे लाई करते हैं। तो इस क्लास का जो मिड पॉइंट है वो 24.5 है। इस क्लास का 34.5 होगा। ये 34.5, 34.5 और उसके बाद ये हो जाएगा 44.5। ये हमारे पास मिड पॉइंट्स मालूम हो गए। अब इन मिड पॉइंट्स को हम कंसिडर करेंगे एज एन ऑब्जर्वेशन, यानी इसको इनको हम नाम देंगे एक्स का। जो हमारे पिछले एग्जांपल में रॉ डेटा में एक्स होता था, यहाँ पे इसको एक्स का नाम देते हैं। पिछले जो रॉ डेटा है हमारे पास, उसमें हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है x1 x2 x3 या फॉर एग्जाम्पल 10 12 14 16, ये हमारे पास क्योंकि वो डेटा रहा होता था, वो उसमें फ्रिक्वेंसी नहीं होती। तो इस तरह ये जो हमारे डेटा है इसमें एक्स या मिड पॉइंट इसको कहते हैं। फिर हम क्या कहते हैं उसके बाद, फ्रीक्वेंट ग्रुप डेटा के लिए जब हम मीन मालूम करते हैं तो हम एक्स बार यानी अर्थमेटिक मीन बराबर है जो हमारे, उसके बाद हमारा जो अगला कलम होगा वो फ्रीक्वेंसी का होगा। यहाँ पर ग्रुप डेटा, अगर आप ग्रुप डेटा को देख ले भी, यहाँ पे सबसे पहला कॉलम है क्लासेस का,
दूसरा क्लास हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का है। एक हमारे पास और क्लास बनेगा जिसको हम मिड पॉइंट कहते हैं, मिड पॉइंट। तो ये हमारे पास बनेगा 24.5, और उसके बाद 34.5, उसके बाद 44.5। ये तीन हमारे पास बनेंगे, ये फ्रीक्वेंसी, ये मिड क्लास। उसके बाद हम क्या करेंगे, फार्मूले की तरफ जाएंगे। अब आपको आसानी से समझ आएगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी, किसी भी क्लास की फ्रीक्वेंसी उस क्लास के मिड पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यानी पहली फ्रीक्वेंसी को पहले मिड पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस दूसरी क्लास की फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे उसके मिड पॉइंट के साथ। इसी तरह तीसरी क्लास की फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे उसके मिड पॉइंट के साथ। इसी तरह हम आगे जाएंगे, यानी आखिरी क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे आखिरी क्लास के मिड पॉइंट पे। उसके बाद हम इसको डिवाइड करेंगे सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज पर। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी पहली क्लास की फ्रीक्वेंसी, दूसरी की, तीसरी की। इसका जो फार्मूला बनेगा वो इस तरह बनेगा, इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई, यानी फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट आपस में मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। ये हमारे पास फार्मूला बन गया ग्रुप डेटा के लिए, मीन का, ग्रुप डेटा के लिए। ये हमारे पास हो गया मीन। अब इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में फिर हम बात करेंगे इनके एग्जांपल्स पर। हम एग्जांपल देखेंगे, अनग्रुप डेटा का एग्जांपल भी देखेंगे, ग्रुप डेटा का एग्जांपल भी देखेंगे, और उसके साथ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल भी देखेंगे। जुड़े रहे, तब तक अल्लाह हाफिज़।